कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान संगठन आंदोलन से पीछे हटने के मूड में नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसानों ने आज देश भर में जश्न मनाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई जिलों से किसानों का जत्था ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंच गया है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी दूसरी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद कैबिनेट में भी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। जिन किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवाई है उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर किसान अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे। 26 तारीख को हमारा हर मोर्चे पे हमारा प्रोग्राम है। देश की राजधानियों पे प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा। और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पे को जाएंगे। एमएसपी की गारंटी का कानून उस पर कोई ऐलान नहीं किया है, जो मुकदमे दर्ज है उस पर कोई ऐलान नहीं किया है, जो किसान शहीद हुए उसके मुआवजे भी कोई ऐलान नहीं किया है। उन बातों पर भी जल्दी सरकार को बातचीत करके इसको निपटाना चाहिए। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने के मौके पर कई राज्यों से किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली पहुंच गए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने इन किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की किस तरह की तैयारी है, बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय विश्वास साहब हैं। चिन्मय जी, किस तरह की तैयारी दिल्ली पुलिस की रहेगी? 26 नवंबर को 1 साल किसानों का पूरा हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर हम लगातार जो किसानों के कार्यक्रम या जो कॉल्स होते हैं, आह्वान होते हैं, उसके ऊपर हम अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं और उनके इस 1 साल की पूर्ति की जो आह्वान दिया गया है उसके मद्देनजर बॉर्डर्स पर हम उचित बंदोबस्त, पुलिस बंदोबस्त वहां पर रखेंगे। सर, देखा गया है कि बॉर्डर पर बैरिकेडिंग वगैरह पुलिस ने बढ़ा दी है। क्या अपील आप किसानों से कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य होता है। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति से निपटने के लिए भी पुलिस अपनी तैयारी बना के रखती है। इसलिए हम जो भी हमें जो परिस्थिति के अनुसार हम अपनी तैयारियां जो हमें करनी पड़ती है उस तरह से हम तैयार रहते हैं। और हम किसान भाइयों से ये अपील करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में ना लें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसान आंदोलन के बहाने विपक्षी पार्टियों ने भी केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। आपको लेना ही था और लेना चाहिए था, पहले क्यों नहीं लिए? एक और अभी भी जब लिए हैं आप क्या कहते हैं? कानून तो सही है, एक्ट्स ठीक हैं, लेकिन मैं लोगों को समझा नहीं पाया, कन्विंस नहीं कर पाया। तो ये मेरा दुर्दैव है और मेरे तपस्या में कुछ कमी है, उन्होंने कहा। तो इसका मतलब क्या है? अगर मौका मिले तो वो कानून फिर आएंगे, फिर से लाने की कोशिश भी वो करेंगे। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी पर भी जल्द फैसला लेना चाहिए। ये तो किसानों की भारी जीत है कि सरकार ने मजबूरी में ये करना पड़ा है, लेकिन जैसे किसानों ने कहा कि एमएसपी के संबंध में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश है इसके संबंध में, वो भी बिल लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही एक मुख्य मुद्दा है। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने पर हरियाणा के कुछ शहरों से किसानों के जत्थे दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया गया कि तीनों कृषि सुधार कानून वापस लिए जाने के बाद किसान अपनी दूसरी मांगों को मनवाने की तैयारी में है, जिसकी कुछ तस्वीरें हरियाणा के सिरसा से भी सामने आई। वहां किसानों के अलग अलग जत्थे पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के लिए कूच कर गए। इस काफिले में कुछ किसान गाड़ियों पर तो कुछ ट्रैक्टरों पर बैठे दिखाई दिए। इस दौरान रास्ते में कुछ दूसरे किसान संगठन भी उनके साथ जुड़ते चले गए। ये सफर संगीत की धुन पर नाच और गानों के साथ भी चलता रहा।
कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पिछले साल 25 नवंबर को ही राज्य के कई जिलों से किसान दिल्ली पहुंचे थे और हरियाणा के अलावा पंजाब के किसान भी इस मौके पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं। किसानों ने 29 नवंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, जिसकी तैयारी पंजाब के अमृतसर में अभी से शुरू कर दी गई। वहां एक इलाके में ट्रैक्टरों का जमावड़ा दिखाई दिया। बताया गया कि 29 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसान अपने ट्रैक्टर लेकर निकलने वाले हैं। इस रैली के लिए वहां किसान संगठनों के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। यूपी के सहारनपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां गर्भवती महिला से मारपीट के आरोप में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोपी की अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने उस महिला से उसे भर्ती करने के लिए पैसे मांगे और जब उसके परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो वो मारपीट पर उतारू हो गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। उसमें साफ दिखा कि बहसबाजी के समय एक स्वास्थ्यकर्मी ने गर्भवती महिला को धकेला और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर वो उसके बालों को पकड़कर एक कमरे में ले गई। इस दौरान अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों ने भी उस महिला के परिवार वालों के साथ मारपीट की, जिसके जवाब में उन्होंने भी उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। 5,000 रुपए मांग रही थी कि 5,000 रुपए दे दो, तो उन्होंने मारपीट की। मामले की जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वो लोग अस्पताल के बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और तालियां बजाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। बवाल बढ़ा तो अस्पताल के बाहर जैम के हालात बन गए और लोगों ने रास्ता बंद देखकर वहां से लौटना शुरू कर दिया। काफी देर तक यह हंगामा यूं ही चलता रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मांग है कि अस्पताल के आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो इस बात पर अड़े रहे कि जब तक ऐसा नहीं होगा वो वहीं बैठे रहेंगे। चारों लोग सस्पेंड हो जिन्होंने बदतमीजी की मारपीट की, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजने का कार्य तत्काल किया जाए। ऐसे में जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी हंगामा कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। उन्होंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी एक सुनने को तैयार नहीं दिखे। मैंने एक जांच की कमेटी बैठा दी है और 3 या 4 उसमें डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स रहेंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के मेन गेट के आसपास कई मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी और रास्ता रोक दिया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। इन हालात में सिटी मजिस्ट्रेट ने भरोसा दिया कि मामले में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा वो छूटेगा नहीं और उसके खिलाफ कड़ी विधिक और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक चला ये हंगामा प्रशासन से मिले भरोसे के बाद शांत हो पाया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों के आने जाने के लिए वो रास्ता खोल दिया। नई शिक्षा नीति के विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भोपाल में ऐसा प्रदर्शन किया कि पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने दावा किया कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उन पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस वालों ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी। उन्होंने डंडे उठाए और प्रदर्शनकारियों की जमकर खबर ली। वैसे पुलिस ने पहले कहा था कि वो बल का प्रयोग नहीं करेगी, लेकिन एनएसयूआई कार्यकर्ता जिस तरह से उनसे उलझे, उससे पुलिस वालों के सब्र ने जवाब दे दिया। उन्होंने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद वो सड़क पर दौड़ने लगे। फिर क्या था, पुलिस वाले भी उनके पीछे लाठियां लेकर दौड़े। हालांकि इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने एनएसयूआई के लोगों को समझाया कि अगर वो उपद्रव नहीं करेंगे तो लाठियां नहीं चलेंगी। एनएसयूआई के छात्रों की मंशा सीएम हाउस का घेराव करने की थी, जिसे पुलिस ने पूरा नहीं होने दिया और उनके वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें खदेड़ दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे और तेजी से आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में लगे बैरिकेड और पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि उन्होंने उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। वो लगातार बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करते रहे। इस दौरान वो बैरिकेड पर बैठे पुलिस वालों से उलझ गए। कुछ लोग तो बैरिकेड पर चढ़ने में कामयाब भी हो गए, लेकिन वो जिस फुर्ती से उन पर चढ़े, पुलिस वालों ने उसी फुर्ती से उन्हें नीचे उतार दिया, जिसके बाद शुरू हुआ इन लोगों को वहां से हटाने का सिलसिला। पुलिस ने 5 बसों में इन लोगों को बिठाया, या यूं कहें कि ठूसा। कई प्रदर्शनकारियों को बस की छत पर बिठा दिया गया, जिसके बाद ये बसें उन्हें लेकर निकलने लगी। एनएसयूआई की तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश की जो नई शिक्षा नीति है वो छात्रों के हितों के खिलाफ है। पुलिस पहले ही बोल चुकी थी कि वो लाठियां नहीं चलाएगी, लेकिन उसका कहना है कि पत्थरबाजी का जवाब देने के लिए उसे डंडे उठाने पड़े। हमारे बीच में पत्थर गिर रहे थे, उनके बीच में गिर रहे थे, तो और किसी को चोट ना लग जाए इसलिए हल्का बल प्रयोग करके उनको अरेस्ट कर करके रवाना किया। ये बवाल मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति के मुद्दे पर हुआ, जिसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है।
संविधान दिवस के मौके पर आज संसद के सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संविधान दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सभी सांसद इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। आज के दिन ही 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। वैसे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। टोक्यो ओलंपिक्स के पदक वीरों को दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया। दिल्ली सरकार ने टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले पहलवान रवि दहिया समेत राजधानी के 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोलकाता नगर निगम के चुनावों का ऐलान कर दिया गया। इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ये चुनाव 19 दिसंबर को होंगे और 21 तारीख को नतीजा आ सकते हैं। पाकिस्तान और मेजबान बांग्लादेश के बीच सुबह से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। ये पहला मैच भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे से खेला जाएगा। बीजेपी को घेरने में लगे अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी सहित अपने सहयोगी दलों से हर महीने की 30 तारीख को हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाने की अपील की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इससे बीजेपी का दलित और महिला विरोधी चेहरा बेनकाब होगा। विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश की इस अपील का मकसद बीजेपी ने भांप लिया और इसे जनता से कटे नेता और पार्टी की बौखलाहट करार दिया। अखिलेश जी चुनाव में किन प्रकार वो अपने आप को केवल अखबार तक सीमित रखना चाहते हैं। जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर ऐसे ही आरोप मर डाले। इनकी जमीन उखड़ चुकी है, इनके जमीन के नीचे के पैर हैं नहीं, ये आसमान में चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, हवा में। गुजरात के जूनागढ़ से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क पर घूम रही 2 गायों ने ऐसा आतंक मचाया कि कुछ लोगों की जान पर बनाई। बताया गया कि अलग अलग इलाकों में हुए गायों के हमले में 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए, क्योंकि उनकी सड़क से गुजरने के समय गायें उनके पीछे ऐसा पड़ी कि वो उन लोगों की जान लेकर ही दम लेंगी। गायों के हमले की 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिनमें पहली फुटेज में साफ दिखा कि गाय ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों पर पीछे से धावा बोला। वो आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क से गुजर ही रहा था कि पीछे से गाय आई और तीनों को मोटरसाइकिल से गिरा दिया। ये देखकर दूसरी तरफ से आ रहा एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार वहीं रुक गया, लेकिन गाय ने उन तीनों को इतना मौका भी नहीं दिया कि वो वहां से किसी तरह भाग सके। मोटरसाइकिल से गिरी महिला को तो गाय लगातार अपने सींगों से मारती दिखी। किसी तरह उसके पति और वहां मौजूद कुछ दूसरे लोगों की मदद से वो उस गाय के चंगुल से निकल पाई। इसी तरह एक दूसरे इलाके से सामने आई दूसरी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि गाय ने मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को अपना शिकार बनाया। गाय ने दोनों को सड़क पर गिरा दिया, लेकिन यहाँ वो गाय लगातार उस आदमी को उठा उठा कर सड़क पर इधर उधर गिराती रही। इस बीच महिला अपने पति को बचाने की कोशिश में जुटी दिखी। इस दौरान एक व्यक्ति वहां पहुंचा और डंडे से हमला कर गाय को वहां से भगाया। इस तरह उन दोनों की जान बच सकी। ससुराल वालों पर यातना देने का आरोप लगाकर कुछ दिन पहले खुदकुशी करने वाली कोच्चि की 21 साल की कानून की छात्रा के मामले ने तूल पकड़ लिया। पीड़ित छात्रा ने सुलह के लिए थाने जाने पर पुलिस इंस्पेक्टर पर खराब व्यवहार करने का आरोप लगाया था। अब उस पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की मांग तेज हो गई और इस मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर पड़े। प्रदर्शनकारियों के तेवर का अंदाजा लगते ही पुलिस ने उन्हें रोकने की तैयारी कर ली। प्रदर्शनकारियों की राह में बैरिकेडिंग कर दी गई और जब कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो उन्होंने आपा खो दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को निशाना बनाकर लाठियां और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ऐसे में बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। पानी की तेज धार ने प्रदर्शनकारियों को कुछ देर के लिए तो आगे बढ़ने से रोका, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता दोबारा पुलिस वालों की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। फिर तो पुलिस आंसू गैस के गोले दागने लगी। धुआं छटा तो नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर टायर जलाने लगे और वहीं उनका धरना शुरू हो गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर विरोध जारी रखने की चेतावनी दी। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए वापस लेने की मांग की। यूपी के जौनपुर में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा की। इस बीच उन्होंने सीएए का विरोध किया और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों की तरह इसे भी वापस लेने की मांग की। जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, सीएए के कानून को भी वापस लेना चाहिए। हरियाणा के पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक पर छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने क्लिनिक से काफी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों समेत एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया।
मध्य प्रदेश के मंडला में रिहायशी इलाके के पास हाथियों के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। हाथियों के आने की जानकारी के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अश्लील फिल्म बनाने के आरोपों में घिरे राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मुंबई पुलिस ने अक्टूबर 2020 में केस दर्ज किया था। राज कुंद्रा, शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे ने इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए उन्हें 4 हफ्ते का वक्त भी दिया है। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 मोबाइल समेत दूसरी चीजें भी जब्त करने का दावा किया। झारखंड के चतरा में खेत में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में ये आग आसपास के इलाकों में भी फैल गई, जिससे वहां रखे लाखों रुपए का धान जलकर राख हो गया। इराक के सुलेमानिया में सरकार के फैसले के विरोध में जारी छात्रों का प्रदर्शन बेकाबू हो गया। यूनिवर्सिटी के ये छात्र सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत उनका प्रदर्शन उस वक्त बेकाबू हो गया जब उन्होंने शहर में जगह जगह आगजनी कर दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में गुस्साए छात्र सड़क पर आग लगाने के बाद हंगामा करते दिखाई दिए। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने कुछ सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाते हुए उन पर पथराव किया। इस हिंसक प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर गाड़ियों का चलना तक बंद हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपी की ये चारों बांग्लादेश से लाई गई लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर सेक्स रैकेट चलाते थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सड़कों पर हथकड़ी पहनाकर घुमाया। यही नहीं, बीच सड़क पर आरोपियों से पुलिस वालों ने कान पकड़वाकर उठक बैठक भी करवाई। अब गलती नहीं करेंगे, अब गलती नहीं होगी। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पकड़े गए इन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस वालों ने उनसे चलते चलते भी उठक बैठक करवाई और फिर थाने लौट गए। दिल्ली के पास नोएडा में किसानों के प्रदर्शन की वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर किसान मुआवजे की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनके इस धरने की वजह से इतना लंबा जाम लग गया कि लोग भड़क गए और उनका गुस्सा प्रदर्शन करने वाले किसानों पर फूट पड़ा। एक महिला तो इस कदर भड़की कि उसने आओ देखा ना ताओ किसानों को जमकर लताड़ लगाई। मैं भी किसान की बेटी हूं। बहस करने वाली महिला की मां की मौत हो गई थी और किसानों के धरने की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, जिसके बाद उस महिला ने प्रदर्शन करने वाले किसानों को ऐसा डांटा कि उन्हें उनकी नानी याद आ गई। गाड़ी फंसने की वजह से यह महिला पौना घंटा पैदल चलकर आगे आई और पुलिस वालों से शिकायत की। पुलिस वालों ने भी उसकी परेशानी समझी और रास्ता खुलवाने में मदद की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच बहस भी हो गई, जिसे सुनकर लगा कि प्रदर्शन करने वाले किसान पुलिस वालों को धमकाने वाले लहजे में बात कर रहे हैं। बहसबाजी के बाद रास्ता तो खाली हो गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में लोगों को हुई परेशानी पर सख्ती करने के संकेत दे दिए। सड़क को जाम किया गया था, जाम खाली कराया गया और उसके बाद हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं, उसके बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है। नोएडा अथॉरिटी के बाहर पिछले कई दिनों से किसान जमीन के मुआवजे और जमीन से जुड़े विवादों के मुद्दे पर धरना दे रहे हैं। बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना का विस्फोट हो गया। कॉलेज के 400 छात्रों में 66 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खतरे की बात यह है कि इन सबको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। बताया गया कि मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि 100 छात्रों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है, वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन 2 हॉस्टल को सील किया गया। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन-कौन लोग आए हैं। पुलिस ने भी कॉलेज परिसर में सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि वैक्सीनेशन भी पूरी रफ्तार से जारी है, लेकिन कर्नाटक के एक मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना होने से हड़कंप मच गया। यह मामला कर्नाटक में धारवाड़ के एसडीएम मेडिकल कॉलेज का है, जहां के 400 छात्रों में 66 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन सबको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो वायरस की चपेट में आ गए। बताया गया कि मरीजों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि 100 छात्रों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे जिन छात्रों को कोरोना हुआ है, वो हाल ही में मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
ऐसे में जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फौरन 2 हॉस्टल को सील किया गया। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ जिले के डीएम खुद वहां पहुंचे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन छात्रों के संपर्क में और कौन-कौन लोग आए हैं, जबकि पुलिस ने भी कॉलेज परिसर में सख्ती बढ़ा दी है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता चला है जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी के बीच वहां के वैज्ञानिकों ने वायरस का ये नया वेरिएंट मिलने का ऐलान किया। बताया गया कि वहां अब तक 22 लोगों में वायरस का ये वेरिएंट मिल चुका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी और अब वहां पिछले महीने की तुलना में 12 गुना ज्यादा नए मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। यही नहीं, दक्षिण अफ्रीका से बोत्सवाना और हांगकांग पहुंचे कुछ लोगों में भी कोरोना का यही वेरिएंट पाया गया। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी आशंका है कि ये नया वेरिएंट भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी वाले केस को सुलझा लिया। एक दिन पहले ही गौतम गंभीर को एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जब उस केस की जांच की तो पता चला कि गौतम गंभीर को वो ईमेल पाकिस्तान के कराची से भेजा गया था। ईमेल भेजने वाले का नाम शाहिद हमीद बताया गया और खबर है कि वो सिंध कराची यूनिवर्सिटी का छात्र है। धमकी वाले ईमेल के साथ गौतम गंभीर के घर का एक वीडियो भी भेजा गया था, जिस पर पुलिस ने बताया कि वो वीडियो नवंबर 2020 में गौतम गंभीर के किसी समर्थक ने YouTube पर अपलोड किया था, जहां से उसे डाउनलोड करके ईमेल के साथ भेजा गया। बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए मारामारी के हालात हैं। गाड़ियां चलाने के लिए लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जहां पेट्रोल मिल रहा है वहां इतनी लंबी लाइनें हैं कि लोग घंटों तक लाइनों में खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। किसी एक शहर की हालत ऐसी नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में भी लोग पेट्रोल पाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि वहां की पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई। पेट्रोल पंपों की एसोसिएशन सरकार से पेट्रोल पर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रही है और इस मांग के लिए भी वो हड़ताल पर चले गए हैं। और ये संकट पाकिस्तान के लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि ये हड़ताल पूरे पाकिस्तान में चल रही है। मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, यानी लोगों के स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां सब जैम है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। शहर के किसी पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल मिल भी रहा है तो घंटों तक लाइनों में लगना पड़ रहा है। छोटे शहरों में तो एक तरह से बिना कहे ही लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। बड़े शहरों में चाहे लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी हो, हाहाकार मचा हुआ है। वहां के पेट्रोल पंपों की एसोसिएशन लंबे वक्त से सरकार से उनका कमीशन बढ़ाने की मांग कर रही थी और इसीलिए उन्होंने एक साथ पूरे देश में हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि बड़े शहरों में देर रात तक लाइनों में लगकर लोगों ने हड़ताल शुरू होने से पहले ही कुछ लोगों ने गाड़ियों के फ्यूल टैंक फुल करवा दिए। प्रशांत महासागर में मौजूद देश सोलोमन आइलैंड्स में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने वहां की संसद को ही फूंक दिया। करीब 1000 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बने इस देश में लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार की नीतियों और ताइवान की जगह चीन से रिश्ते जोड़ने के विरोध में सड़कों पर उतर आया। और राजधानी होनियारा में लगातार दूसरे दिन जमकर हिंसा की, तोड़फोड़ के साथ जमकर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने वहां की संसद तक को नहीं छोड़ा। सामने आई तस्वीरों में संसद परिसर की एक इमारत लपटों से घिरी नजर आई। इस तरह कई और इमारतें भी फूंक दी गईं। हर तरफ सिर्फ आग की लपटें और उनसे निकलता धुआं ही दिखाई दिया। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही जल रहा हो। जिस पुलिस पर दंगाइयों को काबू करने की जिम्मेदारी थी, उसे अपनी ही जान बचाने के लाले पड़ गए। उपद्रवियों ने पुलिस थाने में भी आग लगा दी। किसी तरह पुलिस वालों ने भागकर खुद को बचाया। कई दुकानों और घरों को भी लूट लिया गया। हिंसक भीड़ के आगे सुरक्षा बल भी लाचार दिखे। हालात संभालने के लिए राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक शख्स के जन्मदिन की पार्टी में हवा में फायरिंग की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक शख्स हवा में फायरिंग करता नजर आया। जन्मदिन की इस पार्टी में शामिल कुछ और लड़के भी उसके आसपास मौजूद दिखे, जिन्होंने फायरिंग के बाद जमकर तालियां बजाई। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आ गई। प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है।
बताया गया कि जश्न के समय यह फायरिंग देर रात तक की गई, जिसकी आवाज सुनकर इलाके के लोग घबरा गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। और विकी कौशल की शादी में मेहमानों के मोबाइल ले जाने पर बैन लगाया गया है, यानी इस शादी समारोह में आने वाले मेहमानों को अपना मोबाइल लाने की इजाजत नहीं होगी। खबर है कि सभी मेहमानों को इनविटेशन के साथ ही इसकी सूचना भी दी जा रही है। यही नहीं, इस शादी का आयोजन कराने वाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी कटरीना और विकी के परिवारों ने कुछ निर्देश दिए, जिनमें साफ किया गया कि कंपनी इस बात का खास ख्याल रखे कि उनकी जानकारी के बिना कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर न डाला जाए। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के कार्यक्रम अगले महीने 7 से 9 दिसंबर तक राजस्थान के सवाई माधोपुर के 6 सेंसेस होटल में होंगे। यूपी चुनाव के प्रचार में जुटे असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उन आरोपों पर तंज कसा जिसमें दोनों दल उन पर एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन और रूस की सेनाओं ने हाथ मिला लिए। एक तरफ यूक्रेन के मुद्दे पर रूस की अमेरिका से तनातनी चल रही है, वहीं चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में अमेरिका से उलझा है। और तनाव के इसी माहौल में दोनों देशों ने हाथ मिलाने का ऐलान किया, वो भी अमेरिका के खिलाफ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने समझौते का ऐलान करते हुए कुछ वीडियो भी जारी किए, जिसमें दोनों देशों के लड़ाकू विमान और जंगी जहाज साझा अभ्यास में जुटे नजर आए। इस दौरान दोनों देशों ने अपने बम बरसाने वाले विमानों को भी एक साथ उड़ाया। लंबी दूरी तक मार करने वाले ये खतरनाक विमान आसमान से ही परमाणु मिसाइल तक दागने की ताकत रखते हैं। एक दूसरे वीडियो में दोनों देशों के जंगी जहाजों का बेड़ा अभ्यास में जुटा नजर आया। कई जंगी जहाज एक कतार में इस तरह चलते दिखे जैसे वो कोई परेड कर रहे हों। दक्षिण चीन सागर में हुए इस अभ्यास में दोनों देशों ने अपना दम दिखाया। ऑनलाइन जहर बेचने के आरोप में अमेजोन पर मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज होगी। इल्जाम है कि इंदौर में एक आदमी ने अमेजोन से जहर खरीदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सरकार ने कंपनी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कि अमेजन पर केस रजिस्टर्ड करें और जो इनके अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजकर बुलाएं। अगर वो नहीं आते हैं तो उनको पुलिस वाले तरीके से लाएं। लेकिन यूपी के मंत्री रघुराज सिंह मदरसों पर दिए बयान पर घिर गए। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों पर विवादास्पद बयान दे दिया, जिस पर राज्य की सियासत गर्मा गई। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया, पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों करते हैं। इस बयान के सामने आते ही समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई। भारतीय जनता पार्टी चाहती कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद मदरसे इन पे चर्चा की जाए, इन पे जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो इस पिच पे मैच खेला जाए। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस पर आपत्ति जताई। तो ये तमाम तर जो बयानात हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत हैं और जिसका मकसद सिर्फ यह है कि किसी तरीके से आवाम के जहन को बुनियादी मुद्दों से डाइवर्ट कर दिया जाए। मेजबान दक्षिण अफ्रीका और हॉलैंड के बीच दोपहर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। भारतीय समय के मुताबिक ये मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। बीजेपी ने अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए अपने सभी राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया और सोमवार को पूरे दिन सदन में मौजूद रहने को कहा। माना जा रहा है कि उसी दिन कृषि सुधार कानून वापस लेने से जुड़ा बिल संसद में पेश हो सकता है। जम्मू में एक ट्रक से 50 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों बताई गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी। इस कमेटी ने वहां पहुंचकर इलाके का मुआयना किया और कुछ लोगों से बात की। इस कमेटी में एक हाईकोर्ट के पूर्व जज और 3 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने पीएम आवास योजना के तहत लोगों को मकान मिलते रहने का दावा करते हुए अजीबोगरीब बयान दे दिया। घर है जिसकी दाढ़ी फटकार देते तो 50 लाख का, एक दाढ़ी फटकाए 1 करोड़ का। प्रोजेक्ट 75 के